हेलो जी बच्चों, अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल की लिमिटेशन क्या है? देखिए, बोहर मॉडल के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए तो इसने बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया, लाइन स्पेक्ट्रा सब कुछ बता दिया था हाइड्रोजन और लाइक स्पीशीज के लिए जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो स्पेक्ट्रा कैसा होगा, इसके बारे में बोहर ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। और बोहर मॉडल बना भी सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए है, तो यही इसका एक लिमिटेशन हो गया। सबसे पहला, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। इसके लिए एक्सप्लेनेशन स्पेक्ट्रा की नहीं थी, कोई स्पेक्ट्रा की एक्सप्लेनेशन नहीं थी। सेकंड इसकी लिमिटेशन है, अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस को देखें, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ऊपर से नीचे, मान लो 2 से 1 पर आ रहा है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये एक हमें 1 स्पेक्ट्रल लाइन मिल गई। लेकिन अगर इस स्पेक्ट्रल लाइन को हम किसी बहुत ही अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप से अब देखते हैं, तो इस जिसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा हो, तो देखते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, ये एक नहीं, पास पास बहुत सारी फाइन लाइन से मिलकर बनी हुई एक स्पेक्ट्रल लाइन है। ऐसे ऐसे फाइन लाइन से, ऐसे ऐसे। तो ये जब बहुत ही अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा, जिसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा थी, तो देखा कि ये एक स्पेक्ट्रल लाइन नहीं है, ये तो बहुत सारी फाइन लाइन से मिलकर बनी है जो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। अब अगर एनर्जी गैप एक है, बोहर के अकॉर्डिंग 2 से 1 एक ही एनर्जी गैप है, तो एक ही वेवलेंथ या एक ही लाइन मिलनी चाहिए थी। ये बहुत सारी फाइन लाइंस, इनको क्या कहा, फाइन लाइंस, क्यों मिली या कैसे मिलती हैं, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोहर का मॉडल। सो ईच लाइन, ईच स्पेक्ट्रल लाइन was split up into a number of closely spaced lines, जिनको क्या कहा, फाइन लाइंस। अब ये बाकी लाइंस, ये फाइन लाइंस कैसे बनती हैं, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन बोहर नहीं देता। थर्ड वन, जो भी सोर्स हमारा स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट कर रहा है, कोई भी सोर्स स्पेक्ट्रल लाइन एमिट कर रहा है, तो अगर हम उस सोर्स को, जो स्पेक्ट्रल लाइन एमिट कर रहा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो स्पेक्ट्रल लाइन नंबर ऑफ अदर लाइन में स्प्लिट हो जाती थी, नंबर ऑफ अदर लाइन में स्प्लिट हो जाती थी। अब क्यों ये स्प्लिटिंग होती है, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन बोहर ने नहीं दिया। सो इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन splitting of
spectral lines in magnetic field, जिसको कहते हैं हम ज़ीमैन इफेक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, ज़ीमैन इफेक्ट, एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, राइट। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है क्यों स्प्लिट हो रही है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पर, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट वन, बोहर ने कहा था कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ की बात की थी, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। तो उसका था हमारे पास वन प्लेन का मॉडल, वन प्लेन का मॉडल, फ्लैट मॉडल था। बट नाउ वी नो देयर इज अ 3 डायमेंशनल, नॉट अ फ्लैट मॉडल। तो 3D मॉडल को भी बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। सो इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल model of an atom, 3D मॉडल था। फिफ्थ वन, बोर मॉडल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन नहीं करता है। बोहर्स मॉडल डज नॉट explain the shape of molecules, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता है। सिक्स्थ वन, ये भी नहीं बताता है कि एटम से केमिकल बॉन्ड के थ्रू मॉलिक्यूल कैसे बनते, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को भी नहीं एक्सप्लेन करता है। इट कुड नॉट explain the ability of an atom to form molecule by chemical bond। इसकी भी कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं देता। सेवेंथ वन, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बोहर थ्योरी ना तो डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ ड्वेल कैरेक्टर को एक्सप्लेन करती है और ना ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है। तो बोहर्स थ्योरी is not in agreement, not in agreement with de Broglie concept of dual nature, dual character of matter and Heisenberg's uncertainty principle, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं। अब ये जो लास्ट वाला है, डी ब्रॉगली कंसेप्ट, ड्वेल नेचर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको अब हम डिस्कस करते हैं।
तो ये कुछ लिमिटेशन थी किसकी, बोर्स मॉडल की। अब बात आएगी डी ब्रॉगली ड्वेल नेचर के बारे में, और ये जो ड्वेल बिहेवियर है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और यही हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ लेकर जाता है। सो नेक्स्ट आता है अब हमारे पास डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली की इक्वेशन का डेरिवेशन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो डी ब्रॉगली है उसने कहा कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल हो, कोई भी छोटा या बड़ा, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, क्रिकेट बॉल हो, फुटबॉल हो, कोई भी, यानी माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक, वो सभी के सभी ड्वेल यानी दोहरा व्यक्तित्व, नेचर, ड्वेल कैरेक्टर रखते हैं। ये हैं तो पार्टिकल, चलते हैं तो वेव की तरह से चलते हैं, वेव का नेचर मिलता है इनमें, लैम्डा मिलता है, वेवलेंथ मिलती है। तो व्हेन दे आर ट्रैवलिंग तो पार्टिकल भी हैं और इनके अंदर वेव कैरेक्टर भी रहता है, वेव की तरह भी चलते हैं। मतलब ड्वेल बिहेवियर है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। मतलब वेव इज नाउ लिंक विद पार्टिकल, एसोसिएटेड विद पार्टिकल, और उसी वेवलेंथ को बोला मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव। सो all material particles जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं, सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, बॉल, एटसेट्रा, कोई भी, यानी माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक तक, छोटे से बड़ा पार्टिकल, ऑल्सो पोजेस ड्वेल बिहेवियर, ड्वेल कैरेक्टर। तो मटेरियल पार्टिकल बोलने के बाद बोल रहे हैं हम कि ड्वेल बिहेवियर है, ड्वेल कैरेक्टर है। इन पार्टिकल के साथ वेव जुड़ी होती है, वेव एसोसिएटेड रहती है, मतलब वेव भी है और पार्टिकल भी है। द वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल, विद अ पार्टिकल, पार्टिकल के साथ जुड़ गई है एक वेव, is called matter wave और डी ब्रॉगली वेव। इसी को हम डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव कहते हैं। अब इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कैसे किया जाए? तो इसके लिए क्या किया, डी ब्रॉगली साहब ने फोटोन को, जो हम पढ़ चुके हैं, फोटोन को एनालॉगी लिया, मतलब उसका रेफरेंस लिया, उसका रेफरेंस लिया वेवलेंथ निकालने के लिए। सो द वेवलेंथ ऑफ द वेव, wavelength of the wave associated with any material particle can be calculated by analogy,
विद फोटोन। फोटोन का एनालॉगी यानी फोटोन को रेफरेंस लेकर वेवलेंथ कैलकुलेट की। कैसे की देखते हैं आप अगले पेज पर। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मूविंग पार्टिकल है ऑफ मास m, of mass m, and speed v, producing matter wave of wavelength लैम्डा। तो हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, स्पीड v से ट्रेवल कर रहा है, और ड्यूअल नेचर के हिसाब से अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी कुछ वेव होगी, वेवलेंथ होगी। लेकिन इसकी कैलकुलेशन के लिए फोटोन का इस्तेमाल किया। उसमें सबसे पहले प्लैंक्स इक्वेशन को यूज़ किया। प्लैंक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग E ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, और आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू mc स्क्वायर फॉर अ पार्टिकल। सेकेंड इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल, फॉर अ वेव, ऐसी इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब ये एनर्जी दोनों सेम है, और अगर ये दोनों एनर्जी सेम है तो हम यहां से लिख सकते हैं hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। यहाँ c से c कैंसिल हो गया तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई m इंटू सी आ गया। अब क्योंकि ये तो बना था किसके लिए, फोटोन के लिए। फोटोन तो ट्रैवल ही करता है स्पीड ऑफ लाइट से, लेकिन हमने तो मानना था क्या, v। तो हम ये एनालॉगी यानी ऐसा रिलेशन, बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए अब लिख सकते हैं, लेकिन बस मास इंटू v हो जाएगा, जहां v वेलोसिटी होगी। तो फोटोन की एनालॉगी लेकर किसी मूविंग पार्टिकल के लिए वेवलेंथ निकाल ली। इस तरीके से डी ब्रॉगली वेवलेंथ बनी। तो ये लैम्डा है डी ब्रॉगली। इसी को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेवलेंथ कहते हैं। अब ये लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी भी लिखा जा सकता है, कहाँ कि p हो गया हमारा मोमेंटम। p क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, जिसकी वैल्यू हो गई मास इनटू वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं, कौन कौन से एविडेंस हैं जो सपोर्ट करते हैं पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कि भाई इस एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते हैं ये पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं। हमने अब यहाँ तो ये तो कह दिया डी ब्रॉगली के हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल एज वेल एज वेव, डुअल नेचर है। तो कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिससे हम उनको बता सकें। तो नेक्स्ट कम टू द एविडेंस। To support particle and wave nature of electron। देखिए सबसे पहला एविडेंस क्या है पार्टिकल नेचर को लेकर। कैसे हम बताएं कि ये पार्टिकल है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट मास है, जिससे मोमेंटम है, एनर्जी है, चार्ज है। तो एनर्जी होना, चार्ज होना, मोमेंटम होना पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरा, अगर हम
जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लेते हैं और एक कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो वो जैसे ही यहाँ पर आएगा स्ट्राइक करेगा और एक ग्रीन कलर का ल्यूमिनेसेंस आता है, सिंटिलेशन जिसको बोलते हैं, और एक ही सिंटिलेशन आएगा। एक इलेक्ट्रॉन है तो, दो इलेक्ट्रॉन है तो अलग सिंटिलेशन आएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज लोकेटेड एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पर जाकर लोकेट हो रहा है, एक ही पॉइंट पर जाकर लोकेट हो रहा है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पर जाकर लोकेट होगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा, पार्टिकल होगा। तो इन दो एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इसको हम लिख भी देते हैं, इलेक्ट्रॉन have definite mass, momentum, energy and charge. And these are the characteristics of particle. Second point, when an electron is made to strike on zinc sulfide screen, a bright spot known as scintillation, उसको क्या कहते हैं, scintillation, स्पार्क आता है, चमक आती है, is produced. कहां पर, जहां पर भी इंपैक्ट हुआ है, एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, एंड ओनली वन सिंटिलेशन, एक ही सिंटिलेशन मिलेगा पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से, दैट इज द स्ट्राइकिंग, जो भी स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है, striking electron is localized like particle, not spread या spread out as wave की तरह spread नहीं कर रहा है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट हैं, ये दो पॉइंट हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। तो नेक्स्ट पर आते हैं। अब हम वेव नेचर को, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी जस्टिफाई करते हैं, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और वेव भी है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं डेविसन एंड गार्मर का एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड गार्मर्स। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है डेविसन एंड गार्मर का। इस पे क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की बीम लेते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन की बीम, और इस इलेक्ट्रॉन की बीम को किसी हैवी मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो, जैसे निकल, निकल मेटल से क्या करते हैं, स्ट्राइक कराते हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बीम किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट पर हम यहाँ ले लेते हैं, ऐसे किसी भी फोटोग्राफिक फिल्म पर, प्लेट पर यहाँ ले लेते हैं। अब अगर हम इस फोटोग्राफिक प्लेट को, फिल्म को यहाँ देखें तो ये कैसा आपको मिलेगा निकल क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो बेसिकली ये मिलता है ऐसा, बहुत सारी कंसेंट्रिक रिंग्स मिलती हैं।
इस टाइप से, और ये रिंग कंसेंट्रिक रिंग्स का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसा एक्स रेज से मिलता है। और एक्स रेज भी हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वेव करेक्टर है उनके पास, डिफ्रैक्शन शो करती हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी वेव है। तो कंसेंट्रिक रिंग मिलेंगी और डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एंड एक्स-रे इज सेम। और एक्स-रे तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, डिफ्रैक्शन शो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, वेव हो गए। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी हैं और वेव भी हैं, पार्टिकल भी हैं और वेव भी हैं। चलिए अब थोड़ा सा और न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m and moving with velocity v, तो ऑब्जेक्ट है, मास m है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, यानी हमारे पास ये अगर मूव कर रहा है तो मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स जरूर देगा। अगर हमें इसकी वेवलेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, ऐसे निकाल सकते हैं। मान लो अगर एम वी की वैल्यू में m है, v है, और या ये दो नहीं है, कुछ और दिया है आपको। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दिया होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, या 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m, तो ये हो जाएगा m इंटू एम वी स्क्वायर, पूरी इक्वेशन में m से मल्टीप्लाई किया, तो अब हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, या m इंटू वी हो गया रूट ओवर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m। बस हमें यही वैल्यू को प्लेस करना है यहाँ, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, मतलब जैसा डाटा दिया हो वैसा यूज़ कर सकते हैं हम, जैसा भी डाटा दिया हो वैसा यूज़ करेंगे, पूरा अंडर रूट में है।